KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Nalakha and welcome back to our 40-day crash course for your boards, in which we are going to cover entire syllabus of history and political science along with previous year questions, expected questions and mock questions as well. So अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डोंट वरी गाइस, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसमें आपको हमारे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा विच इज अवेलेबल इन हिस्ट्री एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस. एंड अलोंग विद दैट, अगर आप अभी तक हमारी केपी क्लासेस कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने हैं तो डोंट वरी, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो दैट यू कैन बिकम पार्ट ऑफ केपी क्लासेस कम्युनिटीज. डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस, डेली क्विजेस, लेटेस्ट न्यूज, करंट अफेयर्स, सबके अपडेट्स आपको हमारे ग्रुप्स में सबसे पहले मिलेंगे. एंड इन लेक्चर्स के स्टडी नोट्स, माइंड मैप्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन आवर ऐप विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आपको करना क्या है, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है विच इज केपी एग्जाम प्रेप ऐप. और अगर आप iOS यूजर हैं तो क्लास प्लस ऐप आपको डाउनलोड करना है. अब लॉग इन करेंगे, क्रेडेंशियल्स डालेंगे, मेन्यू पे क्लिक करेंगे, अपना कोर्स आप सिलेक्ट करिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के नाम से आपको कोर्स मिलेगा. डॉक्यूमेंट सेक्शन में यू विल बी गेटिंग ऑल द स्टडी नोट्स ऑफ दीज लेक्चर्स. अलोंग विद दैट वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग यू फ्री सैंपल पेपर्स फॉर योर बोर्ड सो दैट यू कैन प्रैक्टिस and score good marks in your board's examination. So today is day 11 of our 40-day crash course. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बायपोलैरिटी, कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्पररी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सिक्योरिटी, सारे चैप्टर्स को एकदम कंप्लीट रिवाइज कर दिया था. एंड यू कैन चेक द प्रीवियस लेक्चर्स, आप देख सकते हैं. अगर आप कोई भी दिन अगर आपका मिस हो गया हो, डोंट वरी गाइस, आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं. देन लेट्स स्टार्ट विद डे 11 and in which we are going to cover environment and natural resources पूरा का पूरा एक ही सेशन में. So to begin with, we at KP classes have launched CUET Udan batch for all the streams, whether you are from science, commerce or humanities. तो इन कोर्स के अंदर ये आप हमारे एग्जाम केपी क्लास एग्जाम प्रेप एप्स के थ्रू परचेज कर सकते हैं. एंड इन जस्ट 4999, yes my friends, in just 4999 we will be covering all your domains including your language, including your general test. सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन एकदम कवर हो सकती है, रिवाइज हो सकती है. ह्यूमैनिटीज के लिए उड़ान बैच, साइंस के लिए उड़ान बैच, कॉमर्स के लिए उड़ान बैच. और अगर आप जीटी को टारगेट कर रहे हैं, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं तो हमारा साथी बैच इन जस्ट 2999 जिसमें आप हमारी कोर्सेज को परचेज करेंगे. एंड अलोंग विद दैट यू विल बी गेटिंग ऑल दीज बुक्स with these courses. If you purchase these courses, तो hard copies आपको available हो जाएंगी. So we have political science, economics, history, social psych, CUET general test and language test as well. And इतना ही नहीं, all these books have more than 1200 MCQs. जी हाँ, 1200 MCQs. सोचिए कितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी अगर आप 1200 MCQs एग्जाम से पहले प्रिपेयर करके जाएं. So what you guys are waiting for? अभी के अभी हमारे ऐप पे जाके स्टोर सेक्शन में ये कोर्सेज आप परचेज करिए to boost your CUET preparation as well. So to begin with, let's start with today's chapter, which is environment and natural resources. Make sure that you like, share and subscribe. Hit the bell icon so that upcoming lectures की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए. So environmental concerns की बात करें ग्लोबल पॉलिटिक्स में, काफी ज्यादा environmental issues देखने को मिले that are the concerns of the global politics. और पहला क्या है, decline in the availability of cultivable land. तो जिस लैंड पे हम कल्टिवेशन, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो उसका डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है. सेकेंडली 1.2 बिलियन इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास एक्सेस ही नहीं है सेफ वाटर का. एंड 2.6 बिलियन दे हैव नो एक्सेस टू सैनिटेशन अकॉर्डिंग टू HDR रिपोर्ट 2006. तो राइट डाउन द कमेंट सेक्शन HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है. तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिली, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट हमें देखने को मिला, विच आर रिच ऑफ स्पीशीज, डिफॉरेस्टेशन काफी भारी मात्रा में देखने को मिली फॉर आवर पर्सनल गेन. सो दीज आर द एनवायरमेंटल कंसर्न्स. दूसरा क्या है,
ह्यूमन हेल्थ खराब हो रही है, ओजोन डिक्लाइन हो रही है, कोस्टल वाटर्स polluted हो रहे हैं ड्यू टू द लैंड बेस्ड एक्टिविटीज विच इंक्लूड्स मेजरली नथिंग बट इंडस्ट्रियलाइजेशन. So environmental consequences of economic growth acquired an increasingly political character from the 1960s onwards. So international agencies like UNEP, United Nations Environment Program, इन्होंने क्या करा है? They started holding international conferences. So UNEP ने अपने हाथ में ये मुद्दा लिया और बोला है कि हम international conferences क्या करेंगे? होस्ट करेंगे. तो पहला क्या था और क्यों करा था? टू डील विद एनवायरमेंटल इश्यूज. इन सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स के द्वारा यूएनईपी ने बोला कि हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट कंडक्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस. तो पहला देखने को क्या मिला था? रियो समिट. फर्स्ट एमसीक्यू. सेकंड एमसीक्यू, इसका अदर नेम अर्थ समिट के नाम से जाना जाता था. कहाँ हुआ था? रियो दे जेनेरो. कहाँ है ये? ब्राजील में है. कब हुआ था? जून 1992 में हुआ था. which produce conventions dealing with climate change, biodiversity, forest और ऐसे ही कुछ 21 सब्जेक्ट्स थे जिनको एजेंडा 21 बोला गया. तो इन 3 लाइनों में हमें कम से कम मोर देन 5 एमसीक्यूज देखने को मिले. तो पहला कॉन्फ्रेंस कौन सा हुआ था? रियो समिट. इसका अदर नेम इज अर्थ समिट. कब हुआ था? जून 1992 में. कहाँ हुआ था? रियो दे जेनेरो, ब्राजील में. और लिस्ट ऑफ 21 सब्जेक्ट. ऐसे ही एनवायरमेंट से रिलेटेड 21 सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने एजेंडा 21 का नाम दिया. अब बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स. हमें ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन ये ग्लोबल कॉमन्स है क्या? आइए देखते हैं. तो ग्लोबल कॉमन्स आर दोज थिंग्स which are shared by a community. तो basically community क्या होता है? A group of people. So all these resources are shared by a group of people rather than having by a single entity or individual. So ऐसे कुछ areas हैं पूरे world में, those are located outside the sovereign jurisdiction of any one state, and जिसकी वजह से हमें common governance चाहिए by international community. कुछ ऐसे areas जो एक state के jurisdiction से बाहर हैं, लेकिन अब वर्ल्ड में तो वो है, वर्ल्ड में वो प्रेजेंट है, तो उसमें इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन चाहिए ताकि सब उस रिसोर्सेज का इक्वल हिस्सेदार बन सके और उनको इक्वली एक्सेस कर सके. सो दीज इंक्लूड्स अर्थ एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका, ओशन फ्लोर, आउटर स्पेस. सो पूरे वर्ल्ड में ऐसे कुछ एरियाज हैं. तो इट्स अ 2 मार्कर डेफिनेशन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट आर ग्लोबल कॉमन्स. तो जब आप ये डेफिनेशन लिख रहे हो, डोंट फॉरगेट टू राइट द एग्जांपल्स एज वेल, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काटेगा या काटेगी. सो there are some areas which are located outside the sovereign jurisdiction of any one state and hence require common governance by international community, and these are known as global commons. For example, Earth's atmosphere. कि अगर यूएसए, चाइना, इंडिया को अपने स्पेस मिशंस लॉन्च करने हैं, तो ऐसा नहीं कि यूएसए इंडिया को मना कर सकता है या इंडिया चाइना को मना कर सकता है. जी नहीं, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे सारी कंट्रीज का इक्वल ही हिस्सेदार है, वो इक्वल पार्ट है, तो वो सारी कंट्रीज अपनी स्पेस मिशन लॉन्च कर सकते हैं. तो अंटार्कटिका की कुछ रिसोर्सेस हो गई, ओशन फ्लोर हो गया, आउटर स्पेस हो गया. सो इसी के पीछे नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स वर साइन लाइक अंटार्कटिका ट्रीटी. एमसीक्यू के लिए मार्क कर लीजिए 1959, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, अंटार्कटिक एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल 1991. ऑल दीज 3 कैन बी आस्क्ड इन फॉर्म्स ऑफ एमसीक्यूज. कौन से एग्रीमेंट्स हैं और कौन कौन से एग्रीमेंट्स कौन से ईयर में साइन हुए गए हैं. ठीक है, ये दोनों सीयूईटी एज वेल एज बोर्ड्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. आउटर स्पेस की बात करें तो ग्लोबल कॉमन shows that the management of these areas is thoroughly influenced by north south inequalities. अब बात करते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये कंसेप्ट है क्या कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो कॉमन, लेकिन कोई उसका कहीं ना कहीं वो नहीं मान रहे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है. तो दीज डिफरेंसेस किसकी बात हो रही है? नॉर्थ और साउथ की. तो ये इंडिया की बात हो रही है? जी नहीं, we are talking about global north and global south. So world is divided into global north, which is developed countries, and global south, which are still developing countries. So northern countries want everyone to be equally responsible for the ecological conservation. northern countries, global north की countries का क्या कहना है कि ये कोई भी जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो सारी कंट्रीज इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है. क्या ये सच है? लेकिन साउथ की कंट्रीज तो बोलती हैं कि this ecological degradation
is the result of industrial development undertaken by the developed countries. Developing countries यानी कि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज का ये मानना है कि जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सिर्फ ग्लोबल नॉर्थ की इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो रहा है. तो आर वी इक्वली रिस्पॉन्सिबल? नो वे, वी आर नॉट इक्वली रिस्पॉन्सिबल माय फ्रेंड्स. ये तुम्हारी वजह से हो रहा है. तुम्हारी कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसे पेस से इंक्रीज हो रहा है कि ये जितना भी पोल्यूशन है, जितना भी इन्वायरमेंट को डैमेज है, यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल. Rio Summit में this was accepted that the special needs of developing countries must taken into account in the development and interpretation of rules of the international environment law. तो Rio Summit में ये मुद्दा उठाया गया था. And 1992 UNFCCC also provide that parties should act on the basis of equity, यानी कि जिसको जितनी जरूरत है उतना. अब बात करेंगे, इट वॉज एक्सेप्टेड दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन हैज ओरिजिनेटेड इन द डेवलप्ड कंट्रीज. लो जी, ये सारा जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ये कहाँ आया है? डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से आया है. और कंपेयर करें तो डेवलपिंग कंट्रीज में काफी ज्यादा कम मात्रा में हमें ये एमिशन देखने को मिला. कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, दीज वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल. अब क्योटो प्रोटोकॉल है क्या? अगेन टोमाको इंटरनेशनल एग्रीमेंट है. ये टारगेट सेट करता है फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कि अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि इतनी मात्रा से बाहर आप अपनी एमिशंस को नहीं कंडक्ट कर सकते. अब बात करेंगे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. तो प्रीवियस क्वेश्चन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी जो है स्ट्रेट अवे एज अ 6 मार्कर पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी. इट कैन बी आस्क्ड एज अ 4 मार्कर और अ 6 मार्कर. तो पूरा का पूरा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी वी हैव डिस्कस्ड थॉरली कि वो है क्या. तो इट इज बेसिकली डिफरेंशिएशन कि ग्लोबल साउथ वांट ग्लोबल नॉर्थ टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इन्होंने किया था. सीपीआर की बात करें, इट रिप्रेजेंट्स कॉमन प्रॉपर्टी. ये जो प्रॉपर्टी है एक ग्रुप की है, बट विद द रूल दैट द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज विद रिस्पेक्ट टू द नेचर एंड द लेवल ऑफ गिवन रिसोर्स. अब हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी रिसोर्सेज हैं वी हैव अ राइट टू एक्सेस देम, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम एक्सेस तो कर रहे हैं. सो दिस इज अ ड्यूटी, तो हम उसको एक लिमिटेड मात्रा में क्या करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे. बट इश्यूज लाइक प्राइवेटाइजेशन, एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, ecosystem degradation have caused common property to dwindle in size, quality and availability to the poor in much of the world. So 2 marker question, what are CPRs? Straight away पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है कि what is CPR. अब बात करेंगे इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज. अगेन इट्स 6 मार्कर. डिस्कस इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इशू. भाई इंडिया क्या स्टैंड रखता है इन एनवायरमेंटल इश्यूज में. सबसे पहले इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को साइन भी किया था, रेटिफाई भी किया था. कब किया था? तो ओरिजिनली क्योटो प्रोटोकॉल आया 1997 में. 5 साल बाद अगस्त में इंडिया ने उसको साइन किया और रेटिफाई किया. एमसीक्यू, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल. क्यों? क्योंकि दीज वर द डेवलपिंग कंट्रीज, इसलिए एग्जेम्पशन मिला. जून 2005 के मीटिंग में इंडिया ने पॉइंट आउट किया दैट पर कैपिटा एमिशन रेट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज अभी भी टाइनी है दोस कंपेयर्ड विद द डेवलप्ड वर्ल्ड. और इंडियन गवर्नमेंट साथ के साथ पार्टिसिपेट भी कर रही है नंबर ऑफ प्रोग्राम्स. खुद की कंट्री में लॉज लेकर आई लाइक एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003. दोनों के एमसीक्यूज में याद रखना. दिस इज 2001. ठीक है. Then 1997 की बात करें, review of implementation of agreement of the Earth Summit was undertaken by India as well. And India ने suggest करा that financial resources and the clean technologies from the developed countries in order to meet UNFCCC commitments as well. ठीक है. तो straight away 6 marker question discuss India stand. कि इंडिया ने कौन कौन से initiatives उठाए and इंडिया क्या कर रहा है to deal with environmental issues. अब बात करेंगे environmental movements की. Significant response to the challenge of environmental degradation. ऐसे conscious volunteers में आया है, NGOs में आया है, those who are working towards environment. Forest movements of the south
कहाँ पे, मेक्सिको में हुए, चिली में हुए, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेशर मिला है विद फॉरेस्ट क्लीनिंग। दूसरा आ गया वर्किंग अगेंस्ट मिनरल एक्सट्रैक्शन कंपनी एज इट लीड्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कम्युनिटीज। थर्ड इज नर्मदा बचाओ आंदोलन, वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ दीज मूवमेंट्स इंडिया में। Then comes resource geopolitics. What is resource geopolitics? So resource geopolitics की बात करें, straight away to marker. Who gets what, when, where and how? किसको कहाँ, कब, कैसे और क्यों मिल रहा है? और ये concept कब आया? Throughout the Cold War, when the industrialized countries of the North adopted a number of methods to ensure the steady flow of resources. जिसका पहला क्या था? Oil. एक पहला ग्लोबल स्ट्रैटेजी है कि ऑयल इज लिमिटेड और ये वास्टली यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो कितना एक्सेस हमें चाहिए ऑयल के लिए, हर कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं एंड ऑयल इज अगेन वेरी लिमिटेड। और कितना एक्सेस हमें चाहिए और उसके लिए हमें लैंड भी चाहिए। सो immense wealth associated with oil generates political struggles to control it. So West Asia, Gulf region में 30% of the global oil production है, इसलिए कंट्रीज में कहीं ना कहीं टसल is going on and it has been going on since ages so that they can have access to that oil. दूसरा क्या हो गया? Water resources, regional variations and scarcity of fresh water in some parts of the world are leading sources of conflicts. So ऐसी चीजें जिसके जो बहुत important हैं and countries are fighting कि कितना पोर्शन मुझे उन चीजों पे, उन resources पे मिलना चाहिए. Another one is land. So land का best example is India Pakistan tussle and India China tussle as well. Lastly, indigenous people and their rights. So who are indigenous people? As per UN, two marker definition, indigenous population comprises the descendants. ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं native से inhabited the present territory and when the persons of the different cultures were there from the other parts of the world. So एक region के लोग जो पहले से ही वहाँ रह रहे हैं and जो foreigners हैं उनको invade करा, they have the difference of culture. So they raise their voices in the world politics because जो foreigner है, different cultures के लोग हैं, वो इनके territory पे आगे क्या कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं. Fine. So areas occupied by indigenous people include Central and South America, Africa, some parts of India as well. Write down in the comment section. Indigenous people in India के लिए कौन सा term use हुआ है? So what indigenous people in India has been defined as? Which is the term? अब बात करेंगे indigenous people appeal to the governments to come to the terms with the continuing existence of indigenous nation and enduring communities. So what they want to preserve their identity. So they are in talks with the government so that they can preserve their identity and government interference उनके areas में कहीं ना कहीं क्या हो, कम हो. In India, indigenous people is applied to the scheduled tribes who constitute nearly 8% of the population of the country. Issues related to the rights of indigenous community have been neglected in domestic and international politics for very long. इसके तहत World Council of Indigenous People बना था 1975, again MCQ for your CVT and your boards, जिसमें 11 indigenous NGOs में consultative status उनको receive हुआ था in UN. So दोनों ये points याद रखना बहुत जरूरी है, both for your CVT and board examination. So this was all about this chapter. We discussed all the possible questions that can come. Previous year questions में हमने करे कि 2 markers और MCQ में कौन-कौन से पूछे गए और पूछे जा सकते हैं. So I hope you like this lecture. आप हमारे CVT बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं फ्रॉम आवर ऐप, जिसके अंदर यू कैन cover your entire CVT preparation and you will be getting material books from our side as well. डोमेन्स आप अपने सारे कंप्लीट करिए, रिवाइज कर सकते हैं, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को भी क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं. और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं करा है, डोंट वरी गाइस, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन. वहां आपको सारे ही हमारे एप्स के लिंक्स मिल जाएंगे सो दैट यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ केपी क्लासेस कम्युनिटी एज well, and all these study notes, mind banks and all the material, even free sample papers you will be getting free on an app. So please do check out, download our app ताकि आप access कर सके free PDFs, free sample papers को. You can practice as much as
possible in. So I'll see you in the next class where we are going to discuss globalization. अगर आपने previous lectures नहीं देखे हैं, so please watch previous lectures as well. So I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you. KP classes dedicated to excellence.